कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और हमारे चैनल जीएस बाय अनूप सर पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बात चल रही थी हिंदी की, और हिंदी हम लोग पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और एक लेक्चर आपका जीएस का भी हो गया है। जीएस के बारे में भी आपको बताया गया है पूरी तरीके से कि कैसे क्या आपको पढ़ना है, कैसे की चीज़ें करनी है। हिंदी चल रहा था, और हिंदी में अभी हमने पहला समास कंप्लीट कर लिया है। मतलब समास जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा हो गया है, अच्छे से हो गया है, विधिवत हो गया है। उसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कराने हैं, वो सारे के सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम लोग हिंदी में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। छोटा सा है, बट प्रश्न कभी कभी बहुत अच्छे से आ जाते हैं वहाँ से। उसको हम लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे कि ये समास कैसे जैसे हमने कंप्लीट करा था उसी तरीके से ठीक ये वाला हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है हिंदी में, हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में जो हमारा चैप्टर है, तो हिंदी की क्लास रहेगी। हिंदी में हम लोग शुरू क्या करते हैं, शब्द भेद शुरू कर देते हैं। ठीक है। आज हिंदी का जो हमारा पहला लेसन रहेगा, मतलब अगला चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद। ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। शब्द भेद का मतलब ये होता है कि जितनी भी भाषाएं हैं, प्रत्येक भाषा में कई तरीके के शब्द होते हैं, और कई भाषाओं में कई तरीके के जो शब्द होते हैं वो कई तरीके से बोले लिखे और पढ़े जाते हैं। और आगे अगर हम बात करें कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी रचना कैसी होती है, वो भी कई प्रकार से। जैसे उर्दू के शब्द अलग हैं, फारसी के शब्द अलग हैं, हिंदी के शब्द अलग हैं, संस्कृत के शब्द अलग हैं, तमिल के शब्द अलग हैं। ठीक है। तेलुगु के शब्द अलग हैं। इस प्रकार से जितनी भी भाषाएं हैं उनमें कई प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। एग्जामिनर आपसे क्या करता है, पांच छह प्रकार से प्रश्न पूछता है। या तो क्या करेगा, वो एक शब्द दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई बताइए ये वाला जो शब्द है ये किस भाषा से संबंधित है। जैसे घिसे पिटे बात कर लें, वो पूछ लेता है चाकू है, रिक्शा है, ठीक है, पास्तो है, ठीक है, और कोट है, वकील है। ठीक, इस प्रकार से वो शब्द पूछता है कि ये वाला जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो वो अगर आप अच्छे से नहीं बता पाते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे कि किस भाषा का कौन सा शब्द है और कैसे, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक इस प्रकार के है कि आप देखोगे, हाँ कहोगे कि ये ट्रिक काम कर रही है, और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसमें दिक्कत बहुत होती है, छोटा चैप्टर है फिर भी दिक्कतें हम लोगों को हो जाती हैं। तो ये वाली चीज़ तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके साथ में ऐसे शब्द हिंदी में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द अलग हैं, विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द अलग हैं, समानार्थी शब्द अलग हैं, भिन्नार्थक शब्द अलग हैं। ठीक है। इस प्रकार से शब्दों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग आज क्या करेंगे कि छोटे छोटे जो चीज़ें हैं इसको दो लेक्चर में समाप्त करेंगे। आज का लेक्चर जो हमारा है ये वाला, और इसके बाद का जो लेक्चर है, दो ही लेक्चर में इनको हम लोग निपटा लेंगे। और एक चैप्टर हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा कि बहुत बेहतर तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ और ये होती है कि शब्दों की जो उत्पत्ति होती है उसके भी कई सारे फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले रूढ़ शब्द अलग, मतलब जैसे हम बात कर ले रचना के आधार पे शब्द अलग हैं, बनावट के आधार पे शब्द अलग हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे शब्द अलग हैं, रूप के आधार पर शब्द अलग हैं। तो ऐसे भी इनकी कई कैटेगरी, कई वैरायटी, कई रूपों में ये हमको नज़र आ जाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे वो इतिहास वो पूछेगा आपका एग्जामिनर, वैसे वैसे हम लोग आंसर देते रहेंगे। आज के चैप्टर में हम हिंदी शब्द भेद में जानेंगे ये कि जो शब्द होता है ये रचना, रचना और बनावट के आधार पर, ठीक है, हम लोग किस आधार पे जानेंगे, रचना और बनावट के आधार पे शब्द कैसे बनते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रश्न वो हमेशा ये पूछेंगे आपसे, बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है, और बहुत अच्छे से आंसर भी कर देना है। ठीक। तो आप ये जानेंगे रचना और बनावट के आधार पे शब्दों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। वो आपकी बड़ी बड़ी यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, तीन प्रकार के। पूछा जाए कि रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हैं, तो आंसर आपका हमेशा करना है कि रचना और बनावट के आधार पर हमारे शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सबको। अब कैसे होते हैं ये थोड़ा टिपिकल है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ा रहे हैं जो आसान है। विलोम जैसे लाभ हो गया, हान हो गया, रात हो गया, दिन हो गया। पर्यायवाची
जैसे होते हैं, ठीक है, दिनकर है, दिवाकर है, भानु है, तो सब सूर्य के हो गए, ठीक है। नदी है, सरिता है, ये सब उस प्रकार से तो अलग अलग करके हम लोग बताते चलेंगे, ठीक। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा प्रकार होता है, ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो शब्द के भेद, ठीक है, और उसमें भी कौन सा, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के भेद, और उनकी संख्या 3 है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो हमारा प्रकार होता है रचना या बनावट के आधार पर, उसको हम लोग बोलते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। तो आपको बताना है कि रूढ़ शब्द किस शब्दों को कहते हैं। परिभाषाएं बहुत सारी हैं, बार बार बताते हैं अपने लेक्चरों में, लेकिन हमको समझना है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनके सार्थक खंड ना हो सकें। पहली बात आपको क्या जानना है कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड ना हो सके, सार्थक भाग ना हो सके। और सार्थक का मतलब ये होता है, आप पहले से जान चुके हैं। और दूसरी बात इसी में क्या होती है कि रूढ़ शब्द किन्हीं अन्य 2 शब्दों से मिलकर के नहीं बने होते, अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने आप में जड़ हैं। जैसे कि आप वहां पर देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, इंग्लिश में रूट वर्ड बोले जाते हैं। तो रूट वर्ड कह लें, रूढ़ शब्द कह लें, मौलिक शब्द कह लें, तीनों की बात एक ही है कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने आप में जड़ हैं, ये किन्हीं 2 शब्दों से मिलकर के नहीं बनते हैं, और इनके 2 सार्थक खंड भी नहीं किए जा सकते हैं। इतनी बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। परिभाषा बार बार हम बोलते इसलिए हैं क्योंकि बोलने से ज़्यादा याद होता है। आप एक बार लिखेंगे फिर समझेंगे, लंबा समय लगेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, रूढ़ शब्द कैसे, जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें नाक, कान, मुंह, ठीक है, दिन, ठीक। अब ये अपने आप में सब, इनको हम तोड़ नहीं सकते, इनको हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, इनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। कैसे, अगर आप नाक को करना भी चाहोगे तो ना धन का, इसका कोई मीनिंग निकलेगा, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इसका मतलब है ये सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। और जहां पर सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, उसी शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया, अच्छे से आया, ठीक है, बढ़िया, ठीक। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं, जैसे नाक, कान, मुंह, दिन, रात, ऐसे, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने पढ़ा कि शब्द भेद में रचना या बनावट के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। और पहले को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, नाक, कान, मुंह, दिन, जिनके सार्थक खंड ना हो सके, इन्हीं को मूल शब्द भी कहते हैं। पहला कंप्लीट, इसको आप देख लीजिए, रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रफ कर देते हैं। रचना या बनावट के आधार पर जो हमारा दूसरा प्रकार होता है हिंदी में, तो उसको हम कहते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। कौन से कहते हैं, यौगिक, यौगिक, यौगिक शब्द, ठीक है। उसको हम किस नाम से जानते हैं, यौगिक के नाम से। और यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किन्हीं 2 शब्दों से मिल करके, जुड़ कर करके बन जाते हैं, और जब हम चाहें उनको अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसे सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और जो बड़ी बात इसमें है कि यौगिक शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं या होता है, तो 3 माध्यम से होता है। 3 माध्यम कौन कौन से होता है, यौगिक शब्दों की उत्पत्ति या यौगिक शब्दों को हम उपसर्ग के माध्यम से बना सकते हैं। दूसरा हम किसके माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से बना सकते हैं। और तीसरे की अगर हम बात करें, तो तीसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है, जो अभी आपने पढ़ा है, वो क्या होता है, समास। 3 माध्यम से यौगिक शब्दों का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यौगिक शब्द की परिभाषा एक बार फिर समझ लीजिए कि ऐसे शब्द जिनको बनाने में 2 शब्दों की जरूरत पड़ जाती है, और बन जाने के बाद भी उनको हम दोबारा विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ये हमारे कौन से शब्द कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे, ठीक है, कंफर्म है।
अब इनकी उत्पत्ति या इनको बना हम कैसे सकते हैं? तो बना हम 3 प्रकार से सकते हैं, उपसर्ग के माध्यम से। उपसर्ग हमने एक समास वाले लेक्चर में थोड़ा सा संक्षिप्त सा आपको बता दिया है, बाकी इसका जब चैप्टर चलेगा समझ में आएगा। ये बात हो गई। उपसर्ग कैसे क्या होते हैं, आगे जो लगते हैं सार्थक अखंड करते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं कैसे होता है, प्रत्यय चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तब आप एक बार मुस्कुराएंगे कि हाँ अब प्रत्यय पढ़ा है हमने। आगे समास, समास आपने पढ़ रखा है, ठीक है, लेक्चर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ऐसे शब्द तो हमने कह दिए, लेकिन इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें, जहाँ पे हम सब लोग जाते हैं जीवन में बहुत कुछ उच्च स्तर पाने के लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे गुरुजन के पास भेजते हैं और वहाँ पे हम चीज़ें सीखते हैं। ठीक, तो ये विद्यालय, ये हमारा कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। और यौगिक शब्द हमने बताया सार्थक खंड से जुड़ता है और सार्थक खंडों में विभाजित हो जाता है। जैसे इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो विद्या धन आलय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। 2 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, विद्या धन आलय। और अगर हम इसको तोड़ने का प्रयास करें जरा सा, मुंह टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा ना। और जब नहीं टूटेगा तो हमारा क्या होता है? तो हमारा होता है रूढ़ शब्द, ठीक है, मौलिक शब्द। और यौगिक हमारा टूट रहा है तो ये हमारा क्या होगा? ये यौगिक शब्द होगा, ठीक है। कैसे बनता है? उपसर्ग प्रत्यय और समास के माध्यम से। क्लियर है इतनी बात? चलिए देख लीजिए इसको, रफ करते हैं, ठीक है। अगला हमारा इसी शब्द भेद में रचना या बनावट के आधार पे, तो चल क्या रहा है हमारा? शब्द भेद हिंदी में। और शब्द भेद में भी क्या चल रहा है? रचना या बनावट। सो बनावट के आधार पर। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। पहला रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है, तीसरा और अंतिम जो है वो भी हम समझ लेते हैं। तीसरा और अंतिम क्या होता है हमारा? योग रूढ़। ठीक, रूढ़ तो पढ़ा, लेकिन इसके आगे लिखा है योग, सम है ना, जोड़ प्लस धन, जो भी कहना चाहो, ठीक। तो योग रूढ़ ये तीसरे नंबर का है। योग रूढ़ क्या होता है समझ लीजिए। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में पूरी तरीके से एक अलग अर्थ रखते हैं, ठीक है। अपने आप में एक अलग अर्थ रखने का मतलब यह है, बात कहीं कुछ और जा रही होगी और उसका अर्थ कुछ और हो रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे योग रूढ़ का मतलब ये है कि समझ लीजिए जैसे आप नरेशन पढ़ते हैं इंग्लिश में, नरेशन जानते हैं ना, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक बात को डायरेक्ट कहा जाए, एक बात को इनडायरेक्ट तरीके से कहा जाए, उस रूप में ये चलता है। और हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में ऐसे सारे शब्द जो आपका एक समास हमने पढ़ाया है, और समास, उस समास में हमने क्या बताया था? बहुव्रीहि समास। ऐसे सारे एग्जाम्पल जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ हो जाते हैं। कुछ भी नहीं देखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो समास आपने पढ़ा है उस समास के, बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे वो सब के सब आपके क्या हो जाएंगे? योग रूढ़ हो जाएंगे। और कुछ भी इसमें नहीं करना है, एक पैसे का नहीं करना है। हाँ, एक चीज ये है कि इसके भी सार्थक खंड हो जाएंगे, वहां गलती मत करिएगा। यौगिक के भी सार्थक खंड हो सकते हैं और योग रूढ़ के भी हो सकते हैं। दोनों दोनों बिल्कुल सेम सेम हो सकते हैं। उसको भी हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, यौगिक को भी और योग रूढ़ को भी। बेसिक जो डिफरेंस है, बेसिक जो अंतर है, बेसिक जो भेदभाव है इनके बीच में आपस में, वो बस इस बात का है कि ये योग रूढ़ के मतलब होता है कि सारे एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास के, और यहाँ पे क्या हो जाता है? योग रूढ़ में सारे बहुव्रीहि समास के, और यौगिक में किसी समास का उदाहरण नहीं होता है। ठीक, देख लेते हैं। जैसे देखो भाई आप लोग, जैसे योग रूढ़ की बात हम करें, ठीक है, योग रूढ़ की एग्जाम्पल के बारे में, जैसे, ठीक है, जैसे दशानन, ठीक है, तो इसको तोड़ सकते 10 धन आनन,
लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थात लंकेश, लंकापति, ठीक है, अर्थात रावण, या फिर हम कह सकते हैं लंबोदर। लंबोदर का अर्थ जिसका लंबा हो उदर, अर्थात कौन, गणेश जी, ठीक है, गणेश, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक, गणेश करना चाहो गणेश कर लीजिए, ठीक। तो ये दो एग्जांपल आपके हो गए किसके, योग रूढ़ के। आगे आप भी देख सकते हैं, जैसे हम कह लें पीतांबर, ठीक है, तो पीतांबर भी अर्थात जो पीले वस्त्र धारण करता हो, ठीक है। तो वहां पे भगवान कृष्णा की बात हो जाएगी, विष्णु की बात हो जाएगी, कई तरीके से कई पुस्तकों में दिया गया है, आगे चल करके हम उसको बहुत अच्छे समझाते हैं। तो पीतांबर हो गया, दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, ठीक है, महादेव हो गए, है ना। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल किसके, जो बहुव्रीहि समास के हैं। हाँ, महादेव जैसे नीलकंठ हो गया, महादेव हो गया, ये विशेषण विशेष में आपको परेशान कर सकते, लेकिन करेंगे इसलिए नहीं क्योंकि जहां पर दो अगर कर्मधारय समास है ऑप्शंस में, और आपका बहुव्रीहि समास है, और वहां पे महादेव नीलकंठ है, ठीक है, और तब आपको कंफ्यूज करे तो हमेशा आपको प्रधानता किसको देनी है, बहुव्रीहि समास को। तो ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा छोटा सा लेक्चर रहा हम लोगों का, और किस बात का रहा, शब्द भेद का। शब्द भेद में हम लोगों ने क्या जाना कि शब्द रचना के आधार पे, बनावट के आधार पर, स्रोत के आधार पे, रूप के आधार पर, इतिहास के आधार पे कई प्रकार के होते हैं, और उन सभी प्रकारों में हमने सिर्फ आज इतनी बात जानी है, रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, और उनमें कौन कौन से, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। इसके बाद में हम विलोम के बारे में पढ़ेंगे, और पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे, अरबी, उर्दू, फारसी, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ सीधे से प्रश्न आते हैं, जैसे हमने बताया रिक्शा क्या है, वकील क्या है ना, ऐसे ऐसे आज पतलून क्या है, ऐसे सारे क्वेश्चन आते रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट अगर आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो हुआ है 2019 का जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, उसमें यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, समथिंग। तो वो अगर आप देख लेंगे तो लगेगा कि हाँ यार ये छोटे एग्जामों में आते रहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और वेल आइकन घंटी को दबाते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में, या तो जीएस के साथ या हिंदी के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।